हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 20 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में छपेंगे। तो अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है, बताइए। राइट आंसर क्या क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है दल बदल विरोधी से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इसे 92वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना था, तो भारत का औसत जनसंख्या घनत्व जो था वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, कितना था, तो अरुणाचल प्रदेश का जो था 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी। आपसे पूछा है कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी किसान कन्या। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। यह फिल्म 1937 में बनाई गई थी। निर्देशक थे अर्देशर ईरानी इस फिल्म के थे। बाकी विकल्पों की बात करें तो छोटा चेतन जो है यह भारत की पहली 3D फिल्म थी। यह भी एग्जाम में पूछा इसलिए आपको बता रहा हूं। राजा हरिश्चंद्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भारत की पहली मूक फिल्म थी, 1913 में आई थी। दादा साहब फाल्के द्वारा यह निर्मित थी। आला मारा की बात करें तो आला मारा जो थी भारत की पहली बोलती फिल्म थी। आला मारा जो थी भारत की पहली बोलती फिल्म थी, ये 1931 में आई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था। आपसे पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा की गई थी। इसे पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था। पहले विजेता थे मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि जी शंकर कुरुप। बहुत ज्यादा एग्जाम में यह पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था। आपसे पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 65.46%। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी, तो भारत की कुल साक्षरता दर जो थी वो थी 74.04%। 74.04% भारत की कुल साक्षरता दर है, जिसमें कि अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष की साक्षरता दर जो है वह है आपकी 82.14%। 82.14%। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की प्रतिशत मात्रा जो है 65.46% है। तीनों लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाल ही में किस फिल्म ने आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड जीता था। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस फिल्म ने आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जीता था। हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, जो भी क्वेश्चन है छाट कर लाया हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बीच में स्किप मत किया करिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके लिए बहुत ही रामबाण यह होगा आपके आने वाले एग्जाम में, अगर आपको अपने सपने पूरा करना है ग्रुप डी में, अगर आपको अपनी एक सीटें पक्की करनी है। अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लापता लेडीज। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में हुआ था, जो इस प्रतिष्ठित अवार्ड शो का 25वां संस्करण था, इसलिए इस बार सिल्वर जुबली मनाया गया। लापता लेडीज ने इस समारोह में 10 पुरस्कार जीते, जिनमें प्रमुख पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी शामिल थी। बेस्ट मूवी अवार्ड लापता लेडीज को मिला। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी किरण राव को मिला। बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला था, तो बेस्ट एक्टर अवार्ड जो था कार्तिक आर्यन को जो मिला था भूल भुलैया 3
के लिए। तीनों जो बताया हूं ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, एकदम सही है। आरबीआई सरकार का बैंकर है, या भी सही है, सरकार का बैंकर है। आरबीआई बैंकर का भी बैंक है, या भी एकदम सही है। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, या जो है या गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत विकल्प है ऑप्शन डी। आरबीआई देश की विदेशी मुद्रा का भंडार करता है, सही है। आरबीआई सरकार का बैंकर है, या भी सही है। आरबीआई बैंकर का बैंक है, या भी सही है। परंतु आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, यह गलत है। यह कार्य वित्त मंत्रालय का होता है, ना कि आरबीआई की। बाकी बात यह है और आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में हम सब कुछ रिविजन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है हमसे। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। प्रारंभिक मुख्यालय कहां था, यहां भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रारंभिक मुख्यालय था कोलकाता इसका प्रारंभिक मुख्यालय था। पर ध्यान रखिए अब जो वर्तमान समय में इसका मुख्यालय और मुंबई में, मुंबई कब हुआ, तो मुंबई 1937 से मुंबई हो गया। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वह हुआ था आपका 1 जनवरी 1949 को। प्रथम गवर्नर कौन थे, तो प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, ये ब्रिटिश गवर्नर थे। तो यहीं पर आपसे पूछ सकते कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो थे सीडी देशमुख साहब थे। 1943 से 1949 तक इनका कार्यकाल रहा। अब आपसे पूछ सकते कि वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वर्तमान समय में जो गवर्नर है वो आपके संजय मल्होत्रा साहब हैं, या आपके वर्तमान गवर्नर। इससे पहले जो गवर्नर थे वो शक्तिकांत दास थे। तो ये जो भी कुछ एग्जाम में बन सकता है आपसे वो मैंने बता दिया है कि आपका गलत होने को ना पाए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गणतंत्र दिवस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बीटिंग द रिट्रीट समारोह हर साल 29 जनवरी को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित होता है। यह कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के उत्सव के औपचारिक समापन है। इस समारोह में सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड देशभक्ति धुन बजाते हैं। परंपरा ब्रिटिश काल से आई थी, जब युद्ध के बाद सैनिक बिगुल बजाकर शिविर लौटते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्या आपको यह आंसर पता है तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पालिकाओं को दी गई। इसमें नगर पालिकाओं के 18 विषय सूचीबद्ध किए गए। बाकी विकल्पों की बात करें तो 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार और कृषि संबंधी कानूनों की न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने के लिए। 10वीं अनुसूची अभी हम लोग पढ़े थे, दल बदल कानून से संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 11वीं अनुसूची जो है वह आपका पंचायतों से संबंधित, जिसमें 29 विषय सूचीबद्ध हैं। और 12वीं अनुसूची अभी हम लोग पढ़े नगर पालिकाओं से संबंधित, जो कि 18 विषय इसमें है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करना और लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। इस दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। पहली बार इसे 2011 में मनाया गया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। तो 21 जून इंपॉर्टेंट है, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। आपसे पूछा कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही वह स्वतः राज्यसभा के उपसभापति भी हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं।
अब आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है और उप सभापति कौन है, या दोनों कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1909 में अमेरिका में हुई और बाद में 1977 में संयुक्त राष्ट्र से इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। बाकी विकल्पों की बात करें तो 12 जनवरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य पर। 25 दिसंबर अभी हम लोग पढ़े थे। सुशासन दिवस मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, तो 8 मार्च को पढ़े हैं अभी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद देख लीजिए किसी न किसी सेट में पूछा जाएगा कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, अर्थ डे मनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वर्ष 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है या 2026 के एशियाई खेल 20वें एशियन गेम्स की मेजबानी जापान के एची प्रांत और नागोया शहर मिलकर करेंगे। यह आयोजन 19 सितंबर 2026 से 4 सितंबर 2026 तक निर्धारित है। बाकी बात यहां हो रही जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन। इसका एक उपनाम होता है जो एग्जाम में पूछ लेता है, इसका उपनाम है उगते सूर्य की भूमि। जापान का राष्ट्रीय खेल जो है सूमो कुश्ती है। जापान की संसद का नाम क्या है, जापान की संसद का नाम नेशनल डाइट है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट फूजी है। एक एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ सकते, विश्व युद्ध से जुड़ा तथ्य पूछता है, बताइए। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या है। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 व 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों और वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष की आवश्यकता अनुसार पहले भी गठित किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। आपसे पूछा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिर विकास, आत्मनिर्भरता और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था। इस योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है या उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीला सेठ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति लीला सेठ भारत की पहली महिला थी जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी। वह 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। वह दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला जज भी रही थी। उन्होंने भारतीय दंड संहिता और महिलाओं से संबंधित कानून पर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि राशि के मापन और उनकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो दाब की इकाई है पास्कल, सही है। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है, यह भी सही है। तापमान की इकाई केल्विन, यह भी सही है। वजन की इकाई घनमीटर दिया हुआ, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है यह गलत है। वजन इसकी एसआई इकाई न्यूटन होती है, ना कि घन मीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया
6000 ने। पहले अधिवेशन 1885 के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपसे पूछा कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1993 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनएचआरसी का मुख्य कार्य नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना है। इसके वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कृषि और पशुपालन के संगठन का उल्लेख है। इसमें विशेष रूप से गौवंश जैसे कि गाय, बैल, बछड़े एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और वैज्ञानिक कृषि व पशुपालन को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। तो ये रहा आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ सकते हैं। और जो भी हर प्रश्न को व्याख्या करते हैं हम लोग, वह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से आपके 20 प्रश्न तो कहने के होते हैं, हम लोग लगभग एक सेट से 50 से 60 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और यह क्वेश्चन जो है यह आपके ग्रुप डी के सेट में पूछा जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।